वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लेक्चर करेंगे। आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम हर लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के एग्जाम में काफ़ी कवरेज दी जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ सिर्फ आपकी स्टडीज़ की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट करें। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत बेसिक तरीके से डेवलप करेंगे कॉन्सेप्ट को, और ये इंश्योर करेंगे कि आप इन लेक्चर्स को स्टडी करने के बाद मेरे साथ बेहतरीन मार्क्स एग्जाम में हासिल कर सकें। आइए, दिस इज लेक्चर नंबर 1, पर्पस एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट इनके आपको ब्रीफली बताए जाएंगे। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इनडायरेक्ट मेथड में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नॉन कैश आइटम्स की हम डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन और पास एग्जाम क्वेश्चंस पे हमारा हर लेक्चर में फोकस होता है, बिकॉज ये वो एरियाज हैं जब आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे तो आपको इसकी जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो इसकी प्रैक्टिस के साथ आप की एरियाज अगर नोट किए होंगे आपने तो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने साथ नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन जरूर रखें। की पॉइंट्स, एग्जाम टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते रहें। कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आई विल यूज दिस बुक, और इस बुक को मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्विकली कैसे डेवलप करना है, और इन एडिशन टू दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा रेशोज, इशुएंस ऑफ शेयर्स, अब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स के अंदर बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यू शुड फॉलो दिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? आइए अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। थोड़ा सा आपको पास में जाना पड़ेगा। एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, मैं यहाँ पे सिर्फ उसका स्टेटमेंट आपको बना के दिखाता हूँ। अज्यूम करें कि ये एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, राइट। इनकम स्टेटमेंट के क्या क्या आइटम्स होते थे? सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आप उसमें से लेस करते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आप ड्राइव करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन उसमें से ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस करते थे तो आप पहुंचते थे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे। अगर कंपनी प्रॉफिट करती थी तो आप कहते थे एक स्टेबल कंपनी है, और अगर लॉस करती थी तो आप परेशान होते थे और आपकी कैपिटल को वो रिड्यूस करती थी। अब अज्यूम करें कि आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैश है और आप उस कैश को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपने सोचा कि एक कंपनी है, उसका एबीसी लिमिटेड नाम है, उसका इनकम स्टेटमेंट अच्छा है, और उस इनकम स्टेटमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रॉफिट अच्छा कर रही है तो उस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। सो आपने, आपके पास जितनी भी सेविंग थी वो आपने इन्वेस्ट कर दी उस कंपनी में, एंड यू आर इम्प्रेस्ड क्योंकि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट शो किया था। तो आपके पास जितना सरमाया था रीजनेबल, वो आपने एक ऐसी कंपनी में जो कि आपको मुस्तहकम लगती थी उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप उस कंपनी से काफ़ी इंप्रेस हुए शायद, क्योंकि आपको लग रहा है कि आगे भी सालों में वो इसी तरह प्रॉफिट करती रहेगी। बट उसके बाद ये हुआ कि आपके एक दोस्त से मुलाकात हुई, मिस्टर आसिफ से। मिस्टर आसिफ ने आपको ये बताया कि वो इसी कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी के प्रॉफिट्स तो यकीनन अच्छे हैं इस साल के, लेकिन कंपनी को कैश क्रंच नज़र आ रहा है, या कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, यानी कि कंपनी के पास कैश की पोजीशन अच्छी नहीं है और उसको बोरोइंग पे जाना पड़ रहा है। किसी से बोरोइंग का मतलब किसी से पैसे लेने पड़ेंगे। तो आपको परेशानी ये हुई कि आपने कहा कि मैंने तो इनकम स्टेटमेंट देखा, उसमें मुझे प्रॉफिट नज़र आया और मैं इंप्रेस हुआ और मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए? आप कंफ्यूज हो गए, और अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, यानी कि आपको अब ये शेयर्स बेच देने चाहिए या रखने चाहिए, क्योंकि आप तो इसलिए खरीद रहे थे ये शेयर्स या आपने इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में कि आपको रेगुलर प्रॉफिट या डिविडेंड मिलता रहेगा। अज्यूम करते हैं एक और एग्जांपल। इस कंपनी का ये इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स 500,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300,000, ग्रॉस प्रॉफिट 200,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 150,000, उसमें से आपने लेस किए तो नेट प्रॉफिट बचा 50,000।
इसी कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट जब आपने बनाई तो दिस इज द एसेट साइड, दिस इज लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड, दोनों साइड्स इक्वल हैं 620 एसेट्स में करंट एसेट्स 420, फिक्स्ड एसेट्स 200, सो 620,000 एसेट साइड होगी, लायबिलिटीज 280 एंड इक्विटी साइड इज प्रॉफिट मिला के अज्यूम कर रहे हैं हम ये कि पहला साल है इस कंपनी का, तो 340,000 की इक्विटी हो गई, 340 प्लस 280 इज 620। Now the question is कि ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, इज इट अ कैश प्रॉफिट? क्या ये कैश भी इतना ही होगा? नहीं, जब आपने बैलेंस शीट देखी तो आपको नजर आया कैश इज ओनली 20,000। तो इसका मतलब है कि अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं, और इसके अंदर 5 लाख की सेल्स में कुछ कैश सेल्स और कुछ अक्रूड रिसीवेबल्स होंगे। इसी तरह इसमें कुछ उधार परचेजेस हो सकती हैं, इसी तरह इसमें कुछ अनपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो आइए उनके ब्रेकअप्स देखते हैं। तो आपको पता चला कि 500,000 में से 100,000 की कैश सेल्स थी और बाकी सारी क्रेडिट सेल्स थी, विच इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन करंट एसेट्स। 4 लाख रुपया भी आपको कस्टमर से रिसीव करना बाकी है, बट आप सेल्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। सिमिलरली परचेजेस में 80,000 की आपने कैश परचेज की थी और क्रेडिट परचेजेस 220 की आपकी पेएबल है, बीबी आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो ये आपने करंट लायबिलिटी में भी शो की है। इसी तरह से आपके पे एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दिए हैं वो 90,000 थे और अभी भी अनपेड एक्सपेंसेस 60,000 है, और वो अनपेड एक्सपेंसेस 60,000 के करंट लायबिलिटी में शो कर दिए हैं। तो दीज ऑब्लिगेशंस आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। इक्विटी कैपिटल 290 का था कंपनी का, रिटेन अर्निंग्स 50,000 की आई। So this is your balance sheet, and this breakup of cash and accrued income and expenses क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इस प्रॉफिट के अंदर ऐसे बहुत एलिमेंट्स एलिमेंट्स शामिल हैं जिससे अभी कैश नहीं आया बट आपने इनकम में शामिल किया है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस शामिल हैं जिनमें अभी कैश पे नहीं हुआ बट आपने अपना एक्सपेंस ट्रीट किया है। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के ये देखना होगा कि एक्चुअल कैश प्रॉफिट हमारा कितना है, और अगर कैश आया और गया है तो वो कहां कहां कैश यूज हुआ है और कैश कहां कहां से आना चाहिए है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो मूवमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस। कैश रिसीट्स आर रेफर्ड एज इनफ्लोज, यानी जो आपकी रिसीट्स होंगी वो उसको आप इनफ्लोज भी कह सकते हैं और आप उसको पॉजिटिव फिगर ट्रीट करेंगे। इसी तरह जहां कैश पेमेंट्स होंगी आप उनको नेगेटिव फिगर और कैश आउटफ्लोज भी ट्रीट करेंगे। It is mandatory requirement for the companies to present cash flow statement along with income statement and balance sheet. So cash flow statement को अगर हम देखें कि इसकी कितनी कैटेगरीज है, नंबर 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज का एक एक टोटल होगा और इन तीनों का टोटल जब सम हो जाएगा आके तो कैश का एक बैलेंस बनेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है इसको देखते हैं। आपकी ये कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उनको सेल करते हैं, उनको सेल करने के लिए भी कुछ आपको एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस और उसके बाद जो इनकम होती है उस पर टैक्सेस देने पड़ते हैं, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, दीज आर योर कोर एक्टिविटीज। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मशीनरी खरीद लें आप, मशीनरी खरीदेंगे तो पैसे आपके पास से जाएंगे, आउटफ्लो होंगे। मशीनरी को सेल करेंगे आप तो आपके पास इनफ्लो होगा। ये आपका लेकिन सेल करना रोजाना का काम नहीं है, ये काम आप कभी कभी करेंगे जब आपकी मशीन पुरानी हो जाएगी या कोई नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो इट मींस ये आपके अर्निंग एसेट्स कहलाते हैं और आप इनको फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, बिकॉज आप इनको जब परचेज करेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। So that is why इनको आप इस हेडिंग में शो करेंगे। थर्ड हेडिंग इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप कोई कंपनी अगर लोन लेना चाहेगी, बोरोइंग करेगी, तो वो उस अमाउंट को इस हेडिंग में शो करेगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करेगी और कैपिटल रेज करना चाहेगी तो वो भी इसी हेडिंग में शो करेंगे। अगर कोई डिविडेंड पे करेगा अपने शेयर होल्डर्स को तो वो भी इसी हेडिंग में शो करेगा। अगर कोई लोन को रीपे करेंगे आप तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग में ट्रीट करेंगे। इन
तीन कैटेगरीज का जो सम होगा वो नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कहलाएगा और आपका कैश बैलेंस बन जाएगा। अगर हम इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करें, कंडेंस्ड स्टेटमेंट बनाए, इसका डिटेल तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो हम बेसिक बात अगर करें तो 3 कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड लाइक, कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप हेडिंग डालें, पीरियड मेंशन करें फॉर द ईयर एंडेड, एंड देन नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल, इसके अंदर लिस्ट हो सकती है डिफरेंट आइटम्स की, उन लिस्ट के साथ आप उनका सम यहां ले आए। नंबर 2 हेडिंग आप डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कुछ आइटम्स हो सकते हैं, उनका सम करेंगे और सम करके आप यहां लिखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी इसी तरह सम करेंगे, इशुएंस ऑफ शेयर्स, कैपिटल, बोरिंग, कोई रीपेमेंट ऑफ लोन, वो सारा सब फिगर्स को आप नेट करके यहां लेके आएंगे और इन तीनों फिगर्स के सम को आप कहेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश इनफ्लो वुड बी द पॉजिटिव फिगर, और अगर कोई कैश आउटफ्लो होगा तो उसको आप नेगेटिव ब्रैकेट के साथ शो कर सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी बात में डिटेल में हम आगे चल के करेंगे, बट इतनी बात अभी समझे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक कैश का ओपनिंग बैलेंस है, उसको आपने ऐड किया तो आप कैश के क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैलेंस शीट से मैच करेगा, और बैलेंस शीट का ये बैलेंस अगर मैच नहीं करेगा तो इट मीन्स कि आपके इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं एरर हुआ है, और आप के लिए क्रॉस चेक रेफरेंस बन जाएगा, जिससे आप अपने सॉल्यूशन को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। एक केस वन करते हैं, वी कैन राइट 3 डिफरेंट केसेस। पहले केस नंबर 1 लिखते हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स बताता जाता हूं, आप साथ साथ लिखते जाएं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 75,000, एक पॉजिटिव फिगर थी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 125,000, ये भी एक पॉजिटिव फिगर थी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 200,000, ये भी एक पॉजिटिव फिगर थी। इन तीनों फिगर्स का सम इज 400,000। 400,000 में हम 10,000 कैश का ओपनिंग बैलेंस अज्यूम कर लें, ये गिवन है आपको, तो 400,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, राइट। तो तीनों फिगर्स, ऑल 3 फिगर्स वर पॉजिटिव फिगर्स, 75, 125, 200। केस नंबर 2, अब अज्यूम करें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 95,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 45,000 का आउटफ्लो हुआ। इट मींस कि आपने कहीं ना कहीं कोई मशीनरी परचेज की थी तो उसकी पेमेंट कर दी, या कोई इक्विपमेंट खरीदा था उसकी पेमेंट कर दी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपने इसमें भी एक नेगेटिव फिगर आई, हो सकता है आपने कोई बैंक बोरोइंग की थी, आज आपने वो बैंक बोरोइंग पे की है, तो उसकी वजह से पेमेंट होने से आपके पास से कैश आउटफ्लो हो गया। सो नाउ देयर आर 2 नेगेटिव फिगर्स, एक 45 की नेगेटिव फिगर है और एक 20 की नेगेटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव, नेगेटिव, नेट फिगर वुड बी 30,000। आपका ओपनिंग बैलेंस अज्यूम किया हुआ है आपने 10,000 होगा, सो द क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 40,000। केस नंबर 3, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 5,000। ये थोड़ी सी परेशानी की बात है कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही आपकी फिगर नेगेटिव हो, इट मीन्स कि आपके कोर बिजनेस एक्टिविटीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा और ये थोड़ी सी आपको बिजनेस रिस्क इंक्रीज करेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 15,000 नेगेटिव, इसमें हो सकता है आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको रिटर्न देगी, तो इसको तो आप एक अच्छा साइन कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू नो द रीजन कि ये क्यों नेगेटिव थी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फिर 9,000 की नेगेटिव फिगर, आपने हो सकता है किसी बैंक को पेमेंट की है और किसी को डिविडेंड पे किया है, तो इसलिए फिगर नेगेटिव है। ऑल 3 फिगर्स आर नेगेटिव इन केस नंबर 3। इनका सम क्या बनेगा? इनका सम बनेगा 29,000 नेगेटिव, 10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था कैश का, सो आपका क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 19,000 नेगेटिव। इस केस को, इन केसेस को कंपेयर करने का या यहाँ प्रेजेंट करने का मकसद एक तो आपको ये पता चले कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज में से पॉजिटिव फिगर भी आ सकता है, नेगेटिव फिगर भी आ सकता है। इसी तरह से जो नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो पॉजिटिव फिगर भी हो सकता है, वो नेगेटिव फिगर भी हो सकता है। कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पॉजिटिव फिगर भी हो सकता है एंड नेगेटिव फिगर भी हो सकता है।
अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इट मीन्स कि ये लाइबिलिटी होगा, यानी कि आपने कहीं ना कहीं से बोरो किया होगा तभी इस शॉर्टफॉल को पूरा कर रहे होंगे। और अगर ये कैश आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स ये एसेट साइड पे शो हो रहा होगा और 19,000 आपका लाइबिलिटी साइड पे शो हो रहा होगा। तो आगे चलते हैं। ओके, सो वी आर स्टडीइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी कराएं आपको कि इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये दो टर्म आप सुनेंगे अक्सर कि देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड रिकंसिलिएशन स्टाइल फॉलो करता है, यानी आप प्रॉफिट की फिगर लेंगे इनकम स्टेटमेंट से और उसमें ऐसे आइटम्स जिनका कैश पेमेंट और रिसीट से ताल्लुक नहीं था उनको आप एलिमिनेट करते जाएंगे। लाइक नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स कौन से थे? डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इस तरह के आइटम्स को जिनसे कैश का कोई इंपैक्ट नहीं आया वो आप ऐड बैक करते जाएंगे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के वो बैलेंसेस, क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट अभी देखा अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ था, तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में अगर आप वो आइटम्स जो रिसीवेबल से रिलेटेड थे, क्लोजिंग बैलेंसेस, और जो अकाउंट्स पेएबल से रिलेटेड थे, उन बैलेंसेस को आप एलिमिनेट कर दें अंडर द हेडिंग ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो आप एक ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फिगर पे पहुंच जाएंगे जो प्योरली कैश बेसिस पे होगा। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही वर्किंग करेंगे, बट इसमें अप्रोच में डिफरेंस ये होगा कि आप कैश सेल्स और कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि रिसीट साइड को टोटल कर लेंगे। इसी तरह पेमेंट साइड के जो आइटम्स हैं जैसे पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एक्सपेंसेस पेड, इनको आप इस प्रेजेंटेशन में ले आएंगे। ये जो फिगर्स हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स या पेमेंट टू सप्लायर्स, इनको आप थ्रू टी अकाउंट्स फिगर्स को ड्राइव करेंगे और यहाँ प्रेजेंट करेंगे। यहाँ आपने वर्किंग बैकवर्ड मेथड फॉलो किया था, यहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ सिंगल एंट्री स्टाइल फॉलो करके बैलेंसेस को ड्राइव करके यहाँ लेके आएंगे। और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल यहाँ इस मेथड से आएगा डायरेक्ट मेथड से, वो इनडायरेक्ट मेथड के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है तो हम इसको फॉलो करेंगे। दूसरी बात ये याद रखें कि आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ जो डिफरेंस है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड का वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। लेट्स सॉल्व टू केसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग डालें, पीरियड मेंशन करते हैं, लेट्स से 31 दिसंबर 2020। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग डालते हैं और इनकम स्टेटमेंट से इनकम या लॉस जो भी मेंशन होगा वो ले आएंगे, नॉन कैश आइटम्स को ऐड करेंगे और इसके बाद एक और हेडिंग डाल देते हैं ऑपरेटिंग इनकम की, यानी कि इसमें से आपने डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, कोई गेन और लॉस ऑन इक्विपमेंट वो आपने ऐड बैक किया, तो एक फिगर पे आप पहुंच गए विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद आपने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऐड की और आप वैल्यू पे पहुंच गए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं साथ के नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं। व्हाट आर नॉन कैश आइटम्स? नॉन कैश आइटम्स डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई आपने एसेट बेचा, जैसे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि अगर कोई एसेट आप बेचते हैं उसके डिस्पोजल पे गेन आ सकता है, लॉस आ सकता है, तो वो गेन और लॉस भी आपके लिए नॉन कैश आइटम्स होते हैं, उसमें कहीं कैश क्रेडिट या डेबिट नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह से आपके वर्किंग कैपिटल क्या होता है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की एक हेडिंग है जिसको आप ऐड कर रहे हैं। सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स के अंदर मूवमेंट हो सकती है, इन्वेंट्री, प्रीपेड, रिसीवेबल, ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं, इनके बैलेंसेस कम ज्यादा हो सकते हैं। सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मींस चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लाइक पेबल्स एंड अक्रूड एक्सपेंसेस के बैलेंसेस में कोई मूवमेंट हुई है। चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड चेंजेस इन करंट लायबिलिटीज को नेट करके
हम एक वैल्यू यहाँ लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतनी बात समझते हैं कि हमें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना हो तो हमें कौन कौन से फिगर चाहिए, नेट इनकम चाहिए, हमें नॉन कैश आइटम्स की वैल्यू चाहिए, हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल की वैल्यू चाहिए, तो हम इस फिगर पे पहुंच जाएंगे। सो अगर हमें ये तीन फिगर्स 1, 2 और 3, ये 3 फिगर्स गिवन हो तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लेंगे। और ये केस करते हैं। Case number 1, net income for the year 2020 is 65,000. Non-cash items 25,000, which includes depreciation and bad debts. Changes in working capital were 14,000. तो आपको इन तीन फिगर्स गिवन है, ये तीनों, इनको अगर हम यहाँ पे पुट करते जाएं इसमें केस 1 में, नेट इनकम 65,000, नॉन कैश आइटम्स गिवन है आपको 25,000, इसमें ऐड करें तो आप पहुंच जाते हैं 90,000 की ऑपरेटिंग इनकम पे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो गिवन 14,000, ये आप इसमें ऐड करें तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 104,000। करेक्ट। तो उसका मतलब आपको ये गिवन था 65 इनकम स्टेटमेंट से, आपको नॉन कैश आइटम गिवन था, आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल गिवन था, और आपने टोटल फिगर निकाल लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,04,000। केस नंबर 2, नेट लॉस फॉर द ईयर इज 32,000। अगर लॉस है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, इसको आप ब्रैकेट में नेगेटिव लिखेंगे 32,000। देन नॉन कैश आइटम इज गिवन, यस नॉन कैश आइटम इज 68,000 विच इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये दोनों नॉन कैश आइटम थे, डेप्रिसिएशन भी और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट भी, ये इसमें शामिल है। हम इसको 68,000 को ऐड बैक कर देते हैं। हम इनको ऐड बैक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस प्रॉफिट पे पहुंचे जो सिर्फ कैश बेसिस पे है। इनको नेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36,000। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज 19,000 इज आल्सो गिवन। 19,000 आपने ऐड किया तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 55,000 आ गया। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने अभी तक की डिस्कशन में ये समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट फॉर्म कैसे बनेगा। नंबर 1 हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डलेगी, स्टेटमेंट शुरू होगा नेट इनकम से, ऐड बैक होंगे उसमें नॉन कैश आइटम्स, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू आएगी, देन वी विल ऐड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसको ऐड करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पहुंच जाएंगे। व्हाट आर द नॉन कैश आइटम्स? अब थोड़ा सा नॉन कैश आइटम से बात करेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया था, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आ गया, नॉन कैश आइटम ऐड हुए, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हुआ, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि ये नॉन कैश आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं। डिप्रिसिएशन मैं लिखता जाता हूँ, साथ साथ आप नोट करते जाएं। बैड डेट्स एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, ये फिजिकली नहीं नजर आएंगे आपको। लाइक गुडविल। गुडविल अगर किसी ने बिजनेस रन कर रहा है और वो बिजनेस को बेचना चाहता है, 100 रुपीज का उसने कहा मैं ये बिजनेस बेच देता हूँ, बट उसने एक और डिमांड रखी, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत ओल्ड है और मेरे बिजनेस के नाम पे कस्टमर्स आते हैं तो मैं इसके लिए 20 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो वो 100 के बजाय 120 का बेच रहा है ये बिजनेस। तो इट मीन्स वो 20 क्या चार्ज कर रहा है? अपने ब्रांड की, अपने नेम की गुडविल चार्ज कर रहा है। सो दिस इज इंटेंजिबल एसेट। तो जो खरीदने वाला है वो अपनी बुक्स में इसको क्या दिखाएगा? वो फर्नीचर नहीं दिखा सकता, वो लैंड नहीं दिखा सकता इसको। वो 100 के तो एसेट्स दिखा देगा फिजिकल, बट 20 के उसको इन द नेम ऑफ गुडविल दिखाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी कंपनीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेचती हैं, तो वो जब आप परचेज करेंगे तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे? वो सॉफ्टवेयर तो आपके किसी कंप्यूटर में या किसी सर्वर में इंस्टॉल हुआ होगा, तो वो नज़र तो नहीं आएगा, बट यू आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे और ग्रेजुअली उसको एमोर्टाइज करेंगे। तो जैसे फिक्स एसेट्स पे आप डिप्रिसिएशन यूज करते हैं जो नजर आते हैं टेंजिबल एसेट्स, इसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स पे आप एमोर्टाइजेशन की टर्म यूज करेंगे। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ तो दिस इज माय प्रोडक्ट, मैं किसी को ये राइट दूंगा कॉपी करने का तो वो कॉपी कर सकता है। इसी तरह अगर आपने कोई मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया है और वो मेडिसिन का फॉर्मूला आप किसी को बेचेंगे
तो आप उसको ये राइट देंगे कि उस पर फर्दर इनोवेशन कर सकें। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो आपको नजर नहीं आते बट आप उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस एसेट को एमोर्टाइज करते हैं यानी एक्सपेंस आउट करते जाते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या होते हैं? आपने कोई एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट कोई खरीदा था, वो चलाया 5, 10, 12 साल, उसके बाद उसकी डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली, फिर जब आपने उसको बेचना चाहा तो वो बिक गया और आपको जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उससे ज़्यादा बिक गया, तो इट मीन्स गेन आया। इस गेन को आप नॉन कैश आइटम ट्रीट करेंगे बिकॉज इससे कोई आउटफ्लो नहीं या कोई आपको इनफ्लो नहीं हो रहा। जब इस गेन से कोई इनफ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया था जिस वक्त आप इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बट आज आप इस नॉन कैश आइटम को एलिमिनेट करेंगे इनकम स्टेटमेंट से। लॉस ऑन सेल, जैसे गेन को आप लेस कर रहे हैं इसी तरह लॉस को भी आप रिवर्स करना पड़ेगा। लॉस भी आपने किसी एसेट पे अगर बेचने के बाद आपको लॉस बुक किया था आपने, तो दिस इज ऑल्सो योर नॉन कैश आइटम। तो अब हम साथ साथ ही करते जाते हैं कि डिप्रिसिएशन अगर नॉन कैश आइटम था तो इनकम स्टेटमेंट में आई मीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उनका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। अब इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ट्रीटमेंट हम यहाँ लिखते जाते हैं। तो डिप्रिसिएशन को आपने ऐड बैक करना है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जब बनाया था तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट किया था और लेस किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। आज जब आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। बैड डेट एक्सपेंस भी आपको ऐड बैक कर देना चाहिए क्योंकि ये भी नॉन कैश आइटम था। एमोर्टाइजेशन अगर कोई गुडविल की, सॉफ्टवेयर की, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की है आपने, तो इसका मतलब आपने जिस वक्त पे किया था, जब वो बिजनेस खरीदा था या जब उस वक्त वो सॉफ्टवेयर खरीदा था, उस वक्त तो आपका कैश फ्लो हो चुका, आउटफ्लो, बट आप ग्रेजुअली उसकी एमोर्टाइजेशन हर साल पीएनएल में रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा और आपने उसमें कोई एमोर्टाइजेशन चार्ज कर दी है, तो आज उस नॉन कैश इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। गेन ऑन सेल, जब आपने कोई एसेट बेचा था और उसके ऊपर गेन हो गया था, तो जब उस गेन को आपने अपने इनकम स्टेटमेंट में एज अ प्रॉफिट शो किया था और उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, तो आज उस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इस गेन ऑन सेल को लेस कर देंगे। लॉस अगर आपको कोई हुआ था कोई फिक्स एसेट को बेचने पे, तो आपने उस फिक्स एसेट या और कोई एसेट को बेचने पे तो आपने उसको ऐड बैक कर दिया बिकॉज क्योंकि आपने उस लॉस को अपने पीएनएल में एक्सपेंसेस में लेस किया था और उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। तो इन एक्चुअल टर्म्स, इन कैश टर्म्स वो प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हुआ था क्योंकि अब आप कैश बेसिस पे स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसलिए आप उसको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को ऐड बैक कर देंगे। Why do we add back these items? हम इन आइटम्स को ऐड बैक क्यों करते हैं, ये बात मैंने आपको साथ साथ डिस्कस भी की है। Because we are working backward to eliminate those line items which do not have cash effect, inflow और outflow। हम उन सारे आइटम्स को वापस जमा कर रहे हैं उस इनकम में क्योंकि हम तो इनकम स्टेटमेंट की फिगर लेके चल रहे हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट की जो फिगर थी प्रॉफिट की, ये जब पहुंच मिली है आपको, तो इसमें से ये सारे आइटम्स लेस हुए थे। तो जो लेस हुए थे उनको आप ऐड कर रहे हैं और जो ऐड हुए थे उनको आप लेस कर रहे हैं। तो आप रिवर्स काम करके उस फिगर पे पहुंच रहे हैं जिसमें कैश का ही सिर्फ इम्पैक्ट होगा। तो अब आपको यहां तक की बात से ये समझ में आ गया कि हम इन सारे आइटम्स को ऐड लेस क्यों करते हैं और इनको नॉन कैश आइटम्स क्यों कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। नेट इनकम फॉर द ईयर 2020 105,000, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट्स कितने थे, अमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल 10,000, गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 6,000, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 34,000। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ब्रेकअप गिवन है नॉन कैश आइटम्स का, तो आपने उसी हिसाब से जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने समझा है उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए प्रेजेंट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपने हेडिंग डाली, फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन किया, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का गिवन था 105,000 वो आपने लिखा, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ आप भी लिखें। ऐड बैक किया आपने नॉन कैश आइटम्स की हेडिंग डाली, उसमें आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा 15,000,
फिर आपने बेड डेट्स लिखे 5000, फिर आपने amortization ऑन गुडविल आपको गिवन थी 10,000, ये आपने लिखी। फिर आपने गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसको नेगेटिव लिखा बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि गेन ऑन सेल को आपने इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम लिखा होगा, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। आपने इसका इफेक्ट खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। इन सारे आइटम्स को आपने इनकम स्टेटमेंट से लेस किया था, तो उसका इफेक्ट अब खत्म करने के लिए आपको इनको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो कैश गया ही नहीं। सो द टोटल ऑफ नॉन कैश आइटम इज 26,000। इन सब का आपने टोटल किया 26 हो गया। इनकम स्टेटमेंट के इस प्रॉफिट में इस 26 के नेट इफेक्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को भी ऐड कर देते हैं 34,000। दिस फिगर इज गिवन 26,000 इन सब का नेट इम्पैक्ट, 34,000 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो इन तीनों का टोटल क्या बनेगा? So the total cash flow from operating activities is 165,000. So the next lecture is lecture number 2. Next lecture में हम cover करेंगे operating activities के practice questions होंगे, concept of changes in working capital, operating activities indirect method ही को हम follow करेंगे, उसमें कुछ आपको rules कराएंगे। So you know rules regarding working capital are very important. Class practice होगी, base publishing lectures अगर आप फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और नेक्स्ट लेक्चर इज कमिंग सून। थैंक यू।